हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जून 2024 की विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन आती है उसको कवर किया जा रहा है। इसमें अभी तक इसका एक टॉपिक यानी कि आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का कंप्लीट हो गया है। आज जो हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा वह इंटरनेशनल रिलेशन का होगा, तो इसके संदर्भ में हमारा ये टॉपिक कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले इस टॉपिक के संदर्भ में जान लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से रिलेटेड आपका इंटरनेशनल रिलेशन में पहला आता है भारत वैश्विक शांति निर्माता के रूप में, मिनीलिटरल का उदय, भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंध, ग्रुप ऑफ 7 के बारे में, भारत फ्रांस संबंध के बारे में, भारत यूरेशिया संबंध के बारे में, भारत जापान संबंध के बारे में, परमाणु हथियार शस्त्रागार में, संक्षिप्त सुर्खियों के अंतर्गत आता है इसमें फिर भारत इटली रणनीतिक साझेदारी, इंडस एक्स पहल का 1 वर्ष पूरा हुआ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी और कोलंबो प्रोसेस। तो इसके अंतर्गत ही हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मेजर टॉपिक है, तो इन सबको एक एक करके कवर करते हैं। फिर आपका अर्थव्यवस्था आएगा, फिर सुरक्षा आएगा, फिर इस तरीके से जितने भी टॉपिक हैं उनको आपका एक एक करके कवर किया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक आता है कि भारत वैश्विक शांति निर्माता के रूप में यानी कि इंडिया ग्लोबल पीस मेकर के संदर्भ में देखा जाए तो सुर्खियों में आखिर ये क्यों रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि हाल ही में यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए स्विट्जरलैंड के एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का शीर्षक था पार्ट 2 पीस समिट। इसके अंतर्गत इसका एक शीर्षक था। चलिए तो जानते हैं शांति सम्मेलन के बारे में कि इसका उद्देश्य यूक्रेन में त्वरित व स्थायी शांति की दिशा में एक आम समझ विकसित करना है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय के सचिव ने किया था और भारत की भागीदारी संवाद और कूटनीति के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान निकालने के उसके निरंतर दृष्टिकोण पर आधारित है। भारत में इस सम्मेलन के उपरांत जारी संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर नहीं किए गए और इस विज्ञप्ति में संघर्षरत पक्षों के बीच संवाद के व्यवहारिक संलग्नता की वकालत की गई। चलिए तो साथ ही साथ वैश्विक शांति की स्थापना में भारत के हित क्या है, इसके संदर्भ में बात की जाए तो इसमें पहला आता है कि हालिया वैश्विक संघर्षों का व्यापक प्रभाव देखने को मिला है, जिसमें रूस, यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीनी युद्ध, ताइवान को लेकर संघर्ष की आकांक्षा जैसे मुद्दों का वैश्विक स्तर पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। युद्धों का वैश्विक प्रभाव में 2047 तक भारत के विकसित अर्थव्यवस्था बनने के सपने को धूमिल कर सकता है। अप्रभावी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के बारे में, जो कि इसकी वैश्विक शांति स्थापना के लिए जिम्मेदार है, जिसमें वर्तमान वैश्विक संघर्षों में यूएनएससी के स्थायी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी के कारण इसकी विश्वसनीयता कम हो गई है। संभावित वैश्विक भागीदार में कि यह शांति स्थापित करने के लिए भारत द्वारा सफल मध्यस्थता करने से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत की स्थिति बेहतर हो सकती है, साथ ही समग्र सुरक्षा प्रदाता बनने में भी मदद मिल सकती है। बाह्य सुरक्षा के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम और उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के बीच कथित संबंधों को देखते हुए कोरियाई प्रायद्वीप के तनाव को कम करने की भारत की प्रत्यक्ष रुचि भी रही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने में भारत के योगदान एवं क्षमताओं के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें पहला आता है कि ग्लोबल साउथ का नेतृत्व, जो कि भारत ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच का एक सेतु है, के संदर्भ में कार्य करता है, जो कि अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने और उनके प्रयासों को स्पष्ट करता है और भारत द्वारा ग्लोबल साउथ के नेतृत्व को बढ़ावा मिल रहा है, जो कि भारत के लिए ग्रुप का भी स्पष्ट संकेत मिलता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जो कि शीत युद्ध के दौरान भारत को एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में स्थापित किया गया था, उदाहरण के लिए भारत ने सोवियत संघ के साथ अपने तटस्थ कूटनीतिक संबंधों का उपयोग करके 1953 में ऑस्ट्रिया को सोवियत संघ से मुक्त कराने की मदद की हुई थी। संघर्ष समाधान अनुभव, जो कि आंतरिक और क्षेत्रीय दोनों तरह के संघर्षों का समाधान करने में भारत का अनुभव इसे संभावित शांति दूत के रूप में स्थापित करता है। साथ ही इसमें उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो यह अफगानिस्तान में स्थिरता बनाए रखने और श्रीलंका की नागरिक संघर्ष में मध्यस्थता करने और मिजोरम जैसे घरेलू मुद्दों को हल करने में अपनी प्रभावी क्षमता के चलते भारत में अपनी संघर्ष क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। इसके अंतर्गत आता है और आता है कि भारतीय वैश्विक व्यवस्था में बढ़ता प्रभाव देखा जाता है। विकास में भागीदारी के जरिए शांति स्थापना, सांस्कृतिक कूटनीति और मल्टी अलाइनमेंट एवं बहुसंरक्षण और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में सक्रिय भागीदारी इसके अंतर्गत आती है।
अब इसमें कुछ शब्दावली है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के बारे में, कि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है। इसका उद्देश्य संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में शांति बहाल करना, मानवीय सहायता प्रदान करना, दीर्घकालीन शांति के लिए आधार तैयार करना, और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद और दुनिया भर के देशों के सैनिकों और पुलिसकर्मियों के समन्वय से संचालित होता है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में मिशनों में भारत की भूमिका के बारे में। इसमें भागीदारी, सैन्य भागीदारी और प्रशिक्षण के संदर्भ में आता है। भागीदारी जो है वह भारत में अभी तक 49 शांति मिशनों में भाग लिया है। वर्तमान में भारतीय सशस्त्र बल की टुकड़ियां संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना अभियानों ने 9 देशों में तैनात की हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र डिसएंगेलमेंट पर्यवेक्षण बल और लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल आदि आता है। शांति स्थापना अभियान में भारत में अन्य किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक संख्या में सैनिकों का योगदान दिया है, और भारत 2007 में लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन में एक पूर्ण महिला सैन्य टुकड़ी को तैनात करने वाला विश्व का पहला देश था। भारतीय सेना में शांति स्थापित अभियानों में विशिष्ट सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र का गठन किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की शांति स्थापना में भूमिका को देखा जाए तो इसमें आता है मानवीय सहायता, जो कि भारत में यूक्रेन के बार कई बार मानवीय सहायता भेजी है। इस सहायता के लिए आवश्यक दवाइयाँ, चिकित्सा उपकरण आदि शामिल होते हैं। कूटनीतिक संतुलन, जो कि भारत की कूटनिरपेक्ष स्थिति, यूक्रेन और रूस के साथ स्थापित कूटनीतिक संबंध उसे इस क्षेत्र में शांति की वकालत करने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करते हैं। मध्यस्थ के संदर्भ में देखा जाए तो यह विश्वसनीय भागीदार के रूप में रूस से वार्ता करने की भारत की क्षमता का अर्थ है कि इसमें वर्तमान संघर्ष में मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए एक विशेष स्थिति में होते हैं। वैश्विक स्तर पर शांति स्थापना के प्रयासों में भारत के नेतृत्व में समक्ष मौजूद बाधाएं होती हैं, जिसमें आपका क्षेत्रीय संघर्ष आता है, जो कि पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ लगातार तनाव और चीन के साथ अनसुलझे सीमा विवाद भारत की निष्पक्ष शांति निर्माता की छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। घरेलू चुनौतियां, जो कि घरेलू संघर्ष, विद्रोह और राजनीतिक अस्थिरता जैसे आंतरिक मुद्दों की भारत द्वारा शांति स्थापक के रूप में अपनी पहचान बनाने की अपनी क्षमता को सीमित करना है। संसाधनों की कमी, जो कि भारत को गरीबी और संरचनाओं की कमी जैसे घरेलू विकास संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक ध्यान देने में निवेश की आवश्यकता होती है। भू राजनीतिक गठबंधन, जो कि विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और क्वाड में इसकी भागीदारी पश्चिमी हितों के अनुकूल होने के रूप में देखी जा सकती है, और भारत की यह कूटनीति संभावित रूप से कुछ वैश्विक संघर्षों में इसकी तटस्थ भूमिका को कमजोर कर सकती है, तो इसके अंतर्गत आता है। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें आता है विश्व बंधु, जो कि विश्व का मित्र के रूप में भारत की भूमिका है। इसमें भारत को वैश्विक शांति में अधिक सक्रिय रुख अपनाना है। इसमें भागीदार में भारत समान विचारधारा वाले राष्ट्रों जैसे दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, इंडोनेशिया आदि और पारंपरिक पश्चिमी शांति निर्माताओं जैसे स्विट्जरलैंड, नॉर्वे आदि के साथ मिलकर स्थापना के प्रयासों में अधिक योगदान दे सकेगा। क्षमता निर्माण, जो कि विदेश मंत्रालयों और थिंक टैंक के बीच शांति दल का गठन करना चाहिए, और ताकि वैश्विक संघर्षों का अध्ययन किया जा सके और ओस्लो में नॉर्वे की शांति इकाई के समान ही समाधान रणनीति की विकसित की जा सके। मनामा घोषणा पत्र, जो कि अरब लीग द्वारा बनाया गया, और इस घोषणा पत्र में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष समाधान के लिए द्विराष्ट्र व्यवस्था के लागू होने पर कब्जे वाले फिलिस्तीन क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र शांति संरक्षक सैनिकों को तैनात करने का आह्वान किया गया, और अरब लीग की स्थापना 1945 में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने, विवादों को सुलझाने के लिए की गई, और यह मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका के देश इसके अंतर्गत शामिल है। अब आता है मिनी लेटरल का उदय, जो कि हाल ही में सिंधु पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रामकता में स्क्वाड के भाव को प्रेरित करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के बीच मिनी लेटरल समूह है। स्क्वाड को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा आधारित मिनीलेटरल समूह की श्रृंखला में किए गए एक अतिरिक्त प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, और यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा आधारित कुछ मिनीलेटरल समूह है, जिसमें क्वाड, ऑकस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिलीपींस, जापान त्रिपक्षीय समूह, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया त्रिपक्षीय समूह आदि आते हैं। स्क्वाड के गठन में वर्तमान विश्व व्यवस्था में सहयोग के साधन के रूप में मिनीलेटरलिज्म की बढ़ती प्राथमिकता को उजागर किया गया।
मिनीलिटरलिज्म क्या होता है? यह समूह वो समूह होते हैं जो एक प्रकार से अनौपचारिक और लक्षित समूह है। इसमें शामिल देशों की संख्या कम से कम, आमतौर पर इसमें 3 या 4 होती है। ये देश समान हितों की साझा करते हैं और किसी विशिष्ट खतरे, आकस्मिक चुनौती अथवा सुरक्षा संबंधी खतरे को एक निश्चित समय सीमा के भीतर संयुक्त रूप से निपटाने का प्रयास करते हैं। मिनीलिटरल समूहों के उदय के पीछे उत्तरदायी कारणों को देखा जाए तो यह बहुपक्षीय संस्थानों की विफलता है, जो कि मौजूदा बहुपक्षीय संस्थानों को जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा जैसी नई उभरती वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे उदाहरण के लिए आसियान के सदस्य देश दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता कार्रवाई की निंदा करने में विफल रहे हैं। महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता में आम सहमति को बाधित कर सकती है। और उदाहरण के लिए WTO की विवाद समाधान प्रणाली की विफलता, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग को गंभीरता से न लेना आदि है। शांति शक्ति संतुलन में बदलाव, जो कि हालिया दिनों में चीन ने अधिक आक्रामक होने के कारण क्वाड या ऑकस जैसे मिनीलिटरल समूहों का उदय हुआ है। कोविड-19 महामारी ने भी मिनीलिटरल समूहों के विकास को प्रेरित किया है। बहुमत द्वारा अनुचित व्यवहार, जो कि विकसित देश विकासशील देशों की उच्च सौदेबाजी की क्षमता को बहुमत द्वारा किए जाने वाले अनुचित व्यवहार की तरह देखते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देश व्यापार और जलवायु संबंधी कार्यवाही में विकासशील देशों द्वारा साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत की मांग से असहमत है। मिनीलिटरलिज्म के लाभ के बारे में, जिसमें बहुपक्षवाद के जटिल ढांचे का व्यवहारिक विकल्प है, मुद्दा आधारित सहयोग समान विचारधारा वाले देशों को एक साथ लाने में सक्षम बनाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच शुरू की गई आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल, वैश्वीकरण और संरक्षणवादी प्रवृत्तियों में वृद्धि बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को मुश्किल बनाती है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध। अब आता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में मिनीलिटरल समूहों के उदय के लिए जिम्मेदार कारण के बारे में, कि अलग अलग सदस्य देशों के विविध हितों के साथ विस्तृत समुद्री क्षेत्र और एक स्वतंत्र, खुली और समावेशी हिंद प्रशांत व्यवस्था सुनिश्चित करता है। अलग अलग राष्ट्रीय हित, खतरे को लेकर साझा चिंताएं और एक साथ आने की इच्छा है। उदाहरण के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में कई क्षेत्रीय और सीमा विवाद मौजूद हैं, जैसे कि भारत चीन सीमा विवाद और दक्षिण चीन सागर विवाद आता है। चीन के उदय में क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के समक्ष उत्पन्न खतरे के खिलाफ प्रतिक्रिया और क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ाने में विफलता है। उदाहरण के लिए कोरियाई प्रायद्वीप संबंधी समस्या, मध्य पूर्व में उथल पुथल आदि और उत्तर अटलांटिक संधि जैसे औपचारिक सैन्य संगठनों का हिस्सा बनने के लेकर क्षेत्र की कम रुचि देखी जाती है। मिनीलिटरल समूहों को भारत को मिलने वाले लाभ में देखा जाए तो इसमें सामरिक स्वायत्त बनाए रखना, बहुध्रुवीय विश्व की अपनी नीति को बढ़ावा देने, क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में लाभ प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच क्वाड साझेदारी का एक खुले, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो समावेशी तथा नियम आधारित भी होता है। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि इसके अंतर्गत देखा जाए तो मिनीलिटरल समूहों से जुड़ी कुछ चुनौतियों के बारे में, जिसमें पहली आती है वैधता और समावेशिता के संदर्भ में, कि यह समावेशिता की कमी ग्लोबल साउथ के देशों में हितों को कमजोर कर सकती है और उनकी वैधता को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समूह हिंद प्रशांत क्षेत्र के विविध देशों के गुटों से बाहर करता है। सीमित संसाधन और क्षमताएं, जो कि छोटे समूहों के पास जलवायु परिवर्तन जैसे जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान करने के लिए पर्याप्त सामूहिक संसाधन नहीं है। अलग अलग देशों के बीच तनाव और अलगाव, जो कि विशेष रूप से रणनीतिक सहयोग के क्षेत्रों में समावेशी राजनीति के विपरीत गुट आधारित राजनीति के बढ़ने की संभावना के कारण देशों के बीच तनाव और अलगाव को बढ़ावा मिलता है। चीन क्वाड में एशियाई नाटो के रूप में संबोधित करता है। जवाबदेही और पारदर्शिता, जो कि मिनीलिटरल समूह में कम औपचारिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं के कारण अपर्याप्त लोकतांत्रिक निगरानी संबंधी चिंताएं बढ़ती हैं। कम कठोर कानूनी तंत्र को बढ़ावा मिलता है। और उदाहरण के लिए आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के व्यापार और आर्थिक दृष्टिकोण में अंतर देखने को मिलता है। इनकी प्रकृति जो होती है वह अनौपचारिक होती है, साथ ही केंद्रित बहस में आवश्यक उचित संरचनाओं की कमी भी होती है और इस कारण वैश्विक व्यवस्था में नियम आधारित फ्रेमवर्क के लिए देश के नीतियों, हितों और व्यवहार को आकार देने के लिए कम प्रभावशीलता मिल सकती है। इसके अलावा उन देशों में हानिकारक प्रभाव भी डल सकते हैं जो कि वार्ता का हिस्सा नहीं है। उदाहरण के लिए WTO एक आम सहमति आधारित संगठन है और इसका व्यवस्थित संरचनात्मक तंत्र है।
अंतर्राष्ट्रीय परस्पर निर्भरता और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए बहुपक्षीय प्रेम पट की सूचिता कम हो जाती है और इससे वैश्विक गवर्नेंस तंत्र में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए चीन को प्रभाव को कम करने के लिए क्वाड देशों के रणनीतिक हितों को अस्पष्टता देखने को मिलती है। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो भारत में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के दर्शन के अनुरूप बहुपक्षवाद के साथ साथ मिनीलिटरलिज्म की अवधारणा को भी अपनाना चाहिए। इसके अलावा भारत में अल्पावधि में मिनीलिटरल के मार्ग का उपयोग करते हुए सार्वभौमिक नियम आधारित फ्रेमवर्क की सुरक्षा के लिए बहुपक्षीय स्तर पर सुधारों पर जोर देते रहना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट देश आता है भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों के बारे में कि हाल ही में बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के स्वर्णिम अध्याय को जारी रखते हुए भारत की राजकीय यात्रा के मुख्य परिणामों पर नजर डाले जाए तो दोनों देशों में विविध क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें भारत बांग्लादेश डिजिटल भागीदारी के लिए साझा एक संधारणीय भविष्य सुनिश्चित करने के लिए इंडिया बांग्लादेश ग्रीन पार्टनरशिप, समुद्री क्षेत्र के सहयोग, नीली अर्थव्यवस्था, समुद्री विज्ञान का समझौता ज्ञापन, यूपीआई के शुभारंभ के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और बांग्लादेश बैंक के बीच वाणिज्यिक समझौता, गंगा जल संधि के नवीनीकरण पर चर्चा के लिए संयुक्त तकनीकी समिति का गठन आदि आता है। भारत बांग्लादेश की महत्व को देखा जाए तो दोनों देशों में इसमें महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार है, जो कि बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। साथ ही भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। 2023-24 के मध्य दोनों देशों के बीच 14.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। सुरक्षा और सीमा प्रबंधन में दोनों देशों ने पुलिस संबंधी मामलों, भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, जारी मुद्रा, मानव तस्करी आदि के मुद्दे पर सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं। शांतिपूर्ण सहयोगात्मक सीमा प्रबंधन, जो कि दोनों देशों में सीमा पार बाड़ लगाने, सीमावर्ती पिलर्स के संयुक्त निरीक्षण आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा के लिए सहयोग करते हैं। उप क्षेत्रीय सहयोग के मामले में सहमति की दोनों देशों की समुद्री सुरक्षा और महासागर अर्थव्यवस्था के विकास के संदर्भ में हिंद प्रशांत के मामले में साझा दृष्टिकोण रखते हैं। बहुपक्षीय मंचों पर सहभागिता, जो से सार्क, बिस्टेक, BBIN, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन आता है। बेहतर परस्पर कनेक्टिविटी, जो कि अंतर्देशीय जलमार्ग, व्यापार, पारगमन पर प्रोटोकॉल, चटगांव और मोगला बंदरगाहों के उपयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर होता है। भारत के लिए महत्व की बात की जाए तो इसमें आता है आंतरिक कनेक्टिविटी, जो कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक आसान पहुंच। उदाहरण के लिए अखौरा अगरतला सीमा पार रेलिंग, क्षेत्रीय एकीकरण में बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट नीति, एक्ट ईस्ट नीति, सागर विजन, इंडो पैसिफिक विजन के संगम पर स्थित है और भारत में क्षेत्रीय नेतृत्व के दृष्टिकोण की सहायता चीन की आक्रामक क्षेत्रीय उपस्थिति का मुकाबला करके होता है। बांग्लादेश के लिए इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो इसमें आता है विकासात्मक साझेदारी का होना, मानव संसाधन विकास होना, मानवीय सहायता और आपदा राहत, जो कि वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत कोविड-19 टीके में की गई थी। द्विपक्षीय संबंधों में मौजूदा चुनौतियों के बारे में, जैसे कि नदी जल विवाद, जो कि दोनों राष्ट्रों के बीच आपका अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवादों के लिए उचित तंत्र का अभाव देखा जाता है, जो कि उदाहरण के लिए तीस्ता नदी जल बंटवारा, चीन की भूमिका, चीन बांग्लादेश का रणनीतिक साझेदार और उसका सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता होना, आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे होना, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के प्रति बढ़ती कट्टरता और दुर्व्यवहार, भारत की घरेलू नीतियों का प्रभाव इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों के हालिया घटनाक्रम को देखा जाए तो इसमें क्षेत्रीय सहयोग, बांग्लादेश इंडो पैसिफिक महासागर पहल में शामिल हुआ और विद्युत और ऊर्जा सहयोग में भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन, जो कि बांग्लादेश को हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति करती है और मैत्री थर्मल सुपर पावर थर्मल के अंतर्गत आता है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में भागीदारी की सीमा पार UPI आधारित भुगतान की सुविधा के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और बांग्लादेश बैंक के बीच डिजिटल भुगतान तंत्र के सहयोग में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अंतरिक्ष कूटनीति देखने को मिली है, जो छोटे उपग्रहों का संयुक्त रूप से विकास और भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके उनका प्रक्षेपण करने के लिए सहयोग है। चिकित्सा पर्यटन के संदर्भ में देखा जाए तो भारत ने बांग्लादेश के नागरिकों को मेडिकल वीजा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें आता है कि व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के बीच बातचीत को शीघ्र शुरू करना चाहिए और बांग्लादेश द्वारा भारत को दिए गए विशेष आर्थिक क्षेत्रों को शीघ्र संचालन सुनिश्चित करना चाहिए।
जल कूटनीति और जल साझाकरण संधि विशेष रूप से तीस्ता के सीमा पार नदी जल प्रबंधन को हल करने में संपन्न करना चाहिए। अंतर क्षेत्रीय विद्युत व्यापार को विकसित करने के लिए बिजली और ऊर्जा सहयोग का विस्तार किया जाना चाहिए। विश्व बैंक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कनेक्टिविटी परियोजनाओं के विकास में तेजी लाने में बांग्लादेश को भारत से किए जाने वाले निर्यात में 172% की वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए BBIN मोटर वाहन समझौते का शीघ्र संचालन करके भारत को बिम्स्टेक, सार्क और IORA आर्किटेक्चर के तहत क्षेत्रीय उपक्षेत्रीय एकीकरण करने के लिए बांग्लादेश को प्रमुख माध्यम के रूप में देखना चाहिए। साथ ही भारत के ग्लोबल साउथ के साझा हितों को बढ़ावा देना चाहिए। परियोजनाओं कार्यक्रमों की पहुंच का विस्तार करने के लिए विकास साझेदारी के लिए एक नए फ्रेमवर्क समझौते को अंतिम रूप देने की आवश्यकता है। जमीनी स्तर पर डिजिटलीकरण के जरिए सीमा पार आव्रजन प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो भारत बांग्लादेश संबंधों को कनेक्टिविटी, वाणिज्य सहयोग के साझा दृष्टिकोण के आधार पर उच्चतम स्तर पर ले जाना चाहिए और दोनों देश एक दूसरे को अपरिहार्य साझेदार के रूप में मान्यता प्रदान करके अपने अपने राष्ट्रीय विकास के दृष्टिकोण में विकसित भारत 2047 और स्मार्ट बांग्लादेश विजन 2041 तक साकार कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है ग्रुप ऑफ 7 के बारे में कि भारत में इटली में अपुलिया में आयोजित 50वें ग्रुप ऑफ 7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। साथ ही भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से संबंधित विषयों पर G7 आउटरीच सत्र में भाग लिया। भारत के वक्तव्य में एक नज़र डाली गई जिसमें प्रौद्योगिकी एक अधिकार की जगह इनका व्यापक स्तर पर इस्तेमाल करने पर बल देना चाहिए। ऊर्जा भारत COP के तहत की गई सभी प्रतिबद्धताओं को समय के पहले पूरा करने वाला पहला देश है। भारत में सनलाइफ के तहत पर्यावरण दिवस 5 जून को एक पेड़ माँ के नाम योजना शुरू की है। ग्लोबल साउथ में कि भारत में ग्लोबल साउथ की देशों की चिंताओं को उठाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। ग्रुप ऑफ 7 के बारे में, जो कि दुनिया के सबसे विकसित लोकतंत्रों का एक औपचारिक समूह है। इसकी बैठकें प्रतिवर्ष होती हैं और इस बैठकों में सदस्य देश वैश्विक आर्थिक नीतियों के समन्वय और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों जैसे प्रवसन, जलवायु परिवर्तन, संघर्ष के समाधान पर चर्चा करती हैं। G7 की स्थापना 1975 में फ्रांस, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी जर्मनी के द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य 1973 में तेल संकट के कारण उत्पन्न आर्थिक मुद्दे का समाधान करना होता है। G7 के प्रमुख आंकड़ों में देखा जाए तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में G7 देशों की 40% हिस्सेदारी है और वैश्विक आबादी का 1/10 भाग हिस्सा G7 देशों में निवास करता है। G7 देशों में वैश्विक विद्युत उत्पादन में 36% का योगदान देखता है और G7 देश कुल वैश्विक आपूर्ति ऊर्जा मांग में 30% की पूर्ति करते हैं और वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में G7 देशों की हिस्सेदारी 25% होती है। कार्यप्रणाली के संदर्भ में देखा जाए तो G7 में स्थायी संरचना का अभाव होता है और इसकी अध्यक्षता बारी बारी से सदस्य देशों द्वारा की जाती है तथा अध्यक्षता करने वाले देश भी इसका सालाना एजेंडा तय करते हैं। G7 शिखर सम्मेलन राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के विवरण से युक्त एक विज्ञप्ति के साथ समाप्त होता है। इसमें सदस्य में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका आते और 1997 में रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद से G7 कहा जाने लगा। हालांकि 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद रूस को इस समूह से बाहर करने के परिणामस्वरूप इसे एक बार फिर से G7 कहा जाने लगा, जिसमें यूरोपीय संघ G7 का सदस्य नहीं है परंतु यह इसके वार्षिक शिखर सम्मेलनों में भाग लेता है। G7 की मुख्य उपलब्धियों के बारे में बात की जाए तो 2002 में इस समूह में मलेरिया और एड्स की रोकथाम के लिए एक वैश्विक कोष स्थापित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2009 में एल एक्वा फूड सिक्योरिटी इनिशिएटिव शुरू किया गया था। 2021 में बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड साझेदारी शुरू की। इसका उद्देश्य 2040 तक वैश्विक अवसंरचना के वित्त पोषण में $15 ट्रिलियन की कमी को पूरा करना है। 2022 में G7 में वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत आता है शिखर सम्मेलन के मुख्य आउटकम में आता है क्षेत्रीय मामले, जो कि रूस यूक्रेन युद्ध में सदस्य देशों में युद्ध की लागत पर भार बढ़ाने की प्रतिबद्ध व्यक्त करता है और G7 में अवरुद्ध की गई रूसी परिसंपत्तियों के उपयोग कर यूक्रेन को $50 बिलियन की राशि देने का वादा करता है। इजराइल हमास संघर्ष, जो कि द्विराष्ट्र समाधान और लाल सागर में अपने जहाज़ों की रक्षा करने के देशों के अधिकार के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। उदाहरण के लिए यूरोपीय संघ का एस्पाइट्स, अमेरिका के नेतृत्व वाला प्रोस्पेरिटी गार्जियन जैसे मैरी टाइम ऑपरेशन आते हैं।
आर्थिक लचीलेपन को बढ़ावा देने के संदर्भ में यह आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण करके महत्वपूर्ण खनिजों, सामरिक खनिजों पर समन्वित पहलों को आदि के माध्यम से किया जाएगा। आपूर्ति श्रृंखला के विविधीकरण पर G7 की पहलों में यह वैश्विक अवसंरचना निवेश के लिए भागीदार पहल है। भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा आदि और महत्वपूर्ण खनिजों का समन्वित पहले हैं। ऊर्जा और जलवायु पर्यावरण में यह वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों ऊर्जा में 2019 के स्तर की तुलना में इस दशक में 43% और 2035 में 60% तक कम करने का लक्ष्य की प्रतिबद्धता की गई है। इसकी नई पहलों में आता है कि अफ्रीका में सतत विकास के निवेश के लिए एनर्जी फॉर ग्रोथ की शुरुआत की जाएगी और यह पहल अफ्रीका को चीन की जगह एक नया वैकल्पिक निवेश प्रदान करेगी। स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के बारे में कि इसमें G7 खाद्य सुरक्षा और संधारणीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए अपूलिया फूड सिस्टम लॉन्च किया गया और इस अवसर पर टीकाकरण कवरेज के लिए गावी को समर्थन देने में प्रतिबद्धता जताता है। गावी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे 2000 में दुनिया के सबसे गरीब देशों में रहने वाले बच्चों के लिए नए और जरूरी टीकों तक पहुंच में सुधार बनाया गया था। मौजूदा भू राजनीतिक G7 के महत्व में कि वैश्विक गवर्नेंस में केंद्रीय भूमिका निभाना, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस AI गवर्नेंस के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप फोर यानी कि गापी को 44वें शिखर सम्मेलन 2018 में प्रस्तावित किया गया था और बाद में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा इसकी मेजबानी की गई। इसके अलावा हिरोशिमा जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन हिरोशिमा AI प्रोसेस को लॉन्च किया गया था और यह AI को विनियमित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। टैक्स गवर्नेंस जो कि G7 द्वारा वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की स्थापना 1989 में की गई, इसे मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्त पोषण एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से जुड़े अन्य खतरों से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था के रूप में स्थापित किया गया। नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के रक्षक के रूप में कार्य करना, जिसमें G7 कानूनों के शासन के आधार पर स्वतंत्र खुले हिंद प्रशांत की शक्ति से रक्षा करता है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संकटों और विवादों पर चर्चा करने और उन्हें हल करने के लिए एक मंच है, जो कि इसके प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास संघर्ष, लाल सागर संकट आदि आते हैं। विगत G7 शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण परिणाम है, जैसे कि बहुराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान हेतु ग्लोबल अपोलो कार्यक्रम 2015 को सफलतापूर्वक शुभारंभ किया गया। G7 आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण पहल के माध्यम से कर बचाव की समस्या का सफलतापूर्वक समाधान कर रहा है। लोकतंत्रों का समूह है, जिसमें G7 में गतिशील गठबंधन के रूप में उभरा है, जो कि लोकतांत्रिक समाजों की रक्षा के लिए वैश्विक प्रयासों के राजनीतिक केंद्र में स्थित हो। यह राजनीतिक केंद्र इसके नेता नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कहते हैं, इसके अंतर्गत आता है। G7 की प्रभावशीलता कई सीमाओं के देखा जाए तो यह G7 विद्यमान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को प्रतिबिंबित करने में विफल रहा है। G7 आर्थिक प्रभुत्व में 1970 के दशक में 60% से घटकर 2023 में 26.4% हो गया। व्यापक भागीदारी के न होने के संदर्भ में यह वैश्विक आर्थिक गवर्नेंस का फोकस अधिक समावेशी, अधिक प्रतिनिधिक लोकतांत्रिक गवर्नेंस की व्यवस्था में स्थानांतरित हो रहा है। उदाहरण के लिए G20, ब्रिक्स, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, इसके अलावा वैश्विक लोकतंत्र, भारत, ब्राजील जैसे ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण देश, अफ्रीकन यूनियन जैसे प्रभावशाली उभरते हुए संगठन अभी भी G7 के प्रतिनिधित्व से वंचित होते हैं। तो इस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है। भारत और G7 के बारे में कि G7 भागीदार और संभावित भावी सदस्य के रूप में भारत की सहभागिता का महत्व है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत को बार बार आमंत्रित करना वैश्विक मामलों में इसके बढ़ते महत्व को दर्शाता है। उदाहरण के लिए 11 बार आमंत्रित किया गया। भारत की बढ़ती और आर्थिक और सैन्य शक्ति इसे G7 की संभावित भावी सदस्य बना सकती है। उदाहरण के लिए भारत जल्द ही जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और यह एक जिम्मेदार लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में भारत उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने में चीन का विकल्प बन सकता है। उदाहरण के लिए चीन ने दक्षिण चीन सागर, फिलीपींस के पक्ष में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के फैसले की अवहेलना की है। इसके विपरीत भारत ने PCA में उस फैसले का सम्मान किया है जिसे 2014 में बांग्लादेश के पक्ष में सुनाया गया था। भारत के शामिल होने पर G7 में ग्लोबल साउथ के परिप्रेक्ष्य में बेहतर ढंग से समझने और उससे जुड़ने का मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए ग्लोबल साउथ पर फोकस हिरोशिमा जापान में आयोजित 49वें G7 शिखर सम्मेलन में शुरू किया गया था, इसके अंतर्गत आता है। भारत के लिए G7 की प्रासंगिकता के संदर्भ में बात की जाए तो ग्लोबल साउथ के नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत एक ऐसा मंच है जहां भारत ग्लोबल साउथ के देशों की प्राथमिकताओं और चिंताओं को वैश्विक पटल पर रख सकता है। लोकतंत्रों में के समुदाय में ब्रिक्स, संघाई सहयोग संगठन और G20 के
विपरीत जहां गैर लोकतांत्रिक देश भी शामिल है, वहां G7 भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की चिंताओं एजेंडों को व्यापक रूप से प्रतिबिंबित करता है। भारत के लिए G7 शिखर सम्मेलन की आउटरीच सत्र विश्व के सामने उसकी अपनी उपलब्धियों और दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण मंच रहा है और G7 मंच भारत को वैश्विक नेताओं से मिलने और प्राथमिकताएं तय करने का अवसर प्रदान करते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रीय सलाहकार जैक सुलिवन ने G7 को स्वतंत्र विश्व के संचालन समिति के रूप में वर्णित किया है और G7 को यह संबोधित वैश्विक नीति को आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित भी करता है। लोकतंत्र को जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए महत्वपूर्ण मुद्दे G7 के एकीकृत दृष्टिकोण में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में इसकी स्थायी प्रासंगिकता को और प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। भारत फ्रांस संबंध के बारे में कि प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति से अलग से भेंट की। दोनों देशों ने आपसी बैठक में होराइजन 2047 रोड मैप और हिंद प्रशांत रोड मैप पर ध्यान केंद्रित किया। होराइजन 2047 रोड मैप निम्नलिखित 3 स्तंभों पर आधारित है, जिसमें सुरक्षा, संप्रभुता के लिए साझेदारी, इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत की स्थिरता वाला क्षेत्र बनाना है, साथ ही नो मनी फॉर टेरर जैसी पहलों के माध्यम से ऑनलाइन कट्टरपंथ और आतंकवाद से निपटना है। ग्रह के लिए साझेदारी, किसके लिए इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव आदि पहले चलाई जा रही हैं। लोगों के लिए साझेदारी के प्रवासन व आवागमन में समझौते, साझेदारी समझौता 2021 में छात्रों स्नातकों की गतिशीलता को बढ़ाएगा और दोनों देश में मेक इन इंडिया पर अधिक ध्यान देने के सहित सामरिक रक्षा सहयोग और प्रगाढ़ करने में सहमत हुए हैं। भारत फ्रांस के बीच बढ़ती घनिष्ठता के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें रक्षा सहयोग में यह आता है कि स्टॉकहोम पीस इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट या सिप्री के अनुसार भारत फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। P-75 स्कॉर्पियन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और राफेल विमान खरीद इसके प्रमुख उदाहरण है। भारत और फ्रांस एक रक्षा औद्योगिक रोडमैप की भी घोषणा करता है, जिसमें भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करने और मित्र देशों की रक्षा निर्यात करने के लिए हथियार की सह डिजाइन, सह विकास और सह उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें प्रमुख योजनाएं जैसे कि लीडिंग एज एविएशन प्रोपेल्स और राफेल इंजन के लिए भारत में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सुविधाएं स्थापित की गई। सैन्य अभ्यास, जो कि भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है, बहुपक्षीय अभ्यास आयोजित किया गया। भूसामरिक के अंतर्गत इसमें 2023 में इंडिया फ्रांस बीच द्विपक्षीय रोड मैप एक पैसिफिक जारी किया गया। अंतरिक्ष सहयोग आता है। आंतरिक सहयोग, आर्थिक सहयोग इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। डिजिटल सहयोग भी आता है। बहुपक्षीय सहयोग भी देखने को मिलता है। और भारत और फ्रांस के संबंधों के बीच चुनौतियों के संदर्भ में बात की जाए तो द्विपक्षीय व्यापार के आंकड़े 2022 में आता है कि 15.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, जो कि लगातार बढ़ रहा है और इसमें साझेदारी की तुलना में यह अभी भी कम है। वीजा प्रतिबंध में हाल ही में भारत के कुछ पत्रकारों, संवाददाताओं ने फ्रांस के वीजा संबंधी नियमों के मामले में विरोध पत्र जारी किया है, जिसमें लिखा गया था कि वे हालिया वर्षों में बढ़े हुए वीजा प्रतिबंधों से जूझ रहे हैं। भारत फ्रांस शांत रोड मैप के बारे में, हिंद प्रशांत क्षेत्र के रोड मैप के बारे में कि इसमें भारत के सागर विजन और फ्रांस की इंडो पैसिफिक रणनीति में काफ़ी समानताएं हैं। ये दोनों पहले व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देती हैं। FCIUR भारत, EMASOH संयुक्त राज्य अमेरिका, एटलांटा सेशल्स आदि के जरिए समुद्री सुरक्षा समन्वय को मजबूत करना है। ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ स्थापित प्लूरिलेटरल व्यवस्थाओं को मजबूत करना। ऑस्ट्रेलिया के साथ इस व्यवस्था को 2020 में और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अमीरात के साथ इस व्यवस्था को 2023 तक स्थापित किया जाएगा। फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्रों, जिसमें ला रियूनियन, न्यू कैलेडोनिया, फ्रेंच पोलिनेशिया के साथ सहयोग करना। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, हिंद महासागर आयोग, जिबूती कोड कंडक्ट जैसे क्षेत्रीय मंचों पर सहयोग को मजबूत करना होता है। तो ये हिंद हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक रोड मैप की मुख्य विशेषताएं इसके अंतर्गत आती हैं। आगे की राह में देखा जाए तो इसमें सामरिक स्वायत्तता को विचलन को संतुलित करती है, जिसमें एक के निर्दिष्ट उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे की सामरिक अनिवार्यता को समायोजित करने में अधिक लचीलापन लाती है। मौजूदा सहयोग तंत्र को लाभ उठाती है, जैसे कि आपका आतंकवाद विरोधी भारत फ्रांस संयुक्त कार्य समूह है। हिंद प्रशांत में साझा सुरक्षा चिंताओं के समाधान से अधिक अभिसरण की सुविधा प्रदान करता है। प्रभावी समन्वय होता है, जो कि सामरिक सैन्य उद्देश्यों के संरक्षित करने के लिए राजनयिक सुरक्षा और सैन्य पर नियमित वार्ता आयोजित की जानी चाहिए, इसके अंतर्गत आता है।
रक्षा सहयोग का विस्तार होता है, बहुपक्षीय मंचों की सक्रिय भागीदारी होती है जिसमें क्वाड, I2U2 आदि के जरिए सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देकर करना चाहिए। 19वीं सदी के फ्रांसीसी इतिहासकार जूल्स माइकेलेट के उद्धरण में उल्लेख किया गया है कि भारत फ्रांस साझेदारी सार्वभौमिक है और यह समुद्र से अंतरिक्ष तक और उससे आगे तक जाती है। और जूल्स माइकेलेट ने भारत को विश्व का मैट्रिक्स बताया था। भारत यूरेशिया संबंधों के बारे में कि यूरेशियाई और यूरोपियाई और एशियाई सुरक्षा के बीच जटिल और गहरे अंतर संबंध भारत जैसे देशों के लिए रणनीतिक अवसर प्रदान करते हैं। यूरेशिया क्षेत्र की बदलती भू राजनीतिकता को उजागर करने वाले कारक के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें पहला आता है संघर्षों के केंद्र के बारे में कि उदाहरण के तौर पर रूस यूक्रेन संघर्ष में आर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष जिनके भू राजनीतिक निहितार्थ है। बढ़ता चीनी प्रभाव जो कि चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का विस्तार मध्य एशिया और रूस से लेकर अटलांटिक तटों तक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बदलती रणनीतिक प्राथमिकताएं जिसमें भू राजनीतिक घटनाक्रम जैसे अफगानिस्तान में सेना की वापसी, मध्य पूर्व की बजाय यूरेशिया हिंद प्रशांत में ध्यान केंद्रित करना, नाटो का सुदृढ़ीकरण तथा रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में 3 सीज पहल में भागीदारी आदि होती है। क्षेत्रीय भूसामरिक गठबंधन जो कि उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रति संतुलित करने के लिए चीन रूस नो लिमिट साझेदारी, रूस ईरान चीन धुरी का उदय, चीन ईरान रूस तुर्की के पाकिस्तान को शामिल करते हुए रणनीतिक 5 देशों का गठबंधन इसके अंतर्गत आता है। रूस की विदेश नीति ने एशिया की ओर झुकाव दिया है। पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ पूर्वी एशियाई देशों का संरेखण है। वैश्विक व्यवस्था का यूरेशिया की ओर झुकाव देखने को मिलता है। उभरते परिदृश्य में भारत के अवसर जैसे कि रणनीतिक जो कि चीन को प्रति संतुलित करने के रूस के साथ संबंधों को मजबूत करना और भारत को अब रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए मध्यस्थता करने हेतु रूस के साथ अपने संबंधों का लाभ उठाना चाहिए। संयुक्त रूस राज्य अमेरिका की एकीकृत निवारक रणनीति जिसका लक्ष्य चीन रूस को प्रति संतुलित करने के लिए मध्यम शक्तियों के साथ मजबूत सुरक्षा साझेदारी बनाना है। और अमेरिका की यह रणनीति भारत को अपनी राष्ट्रीय शक्ति और सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। इसके अंतर्गत आता है रणनीतिक साझेदारी जैसे उदाहरण के लिए आर्मेनिया के साथ भारत की बढ़ती रक्षा साझेदारी भारत की यूरेशिया रणनीति के विकास को प्रोत्साहित करती है। आर्थिक संदर्भ में देखा जाए तो ऊर्जा सुरक्षा जो कि मध्य एशिया और यूरेशियाई देश तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, लोहे अयस्क जैसी प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति में भारत संभावित दीर्घकालिक साझेदार है। और रूस के साथ व्यापार में वृद्धि भारत और रूस लक्ष्य 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाना है जिससे पारस्परिक संबंध मजबूत होंगे, बेहतर व्यापार और कनेक्टिविटी होगी जिससे अनुमान लगाया जाएगा कि भारत यूरेशियाई आर्थिक संघ की एक मुक्त व्यापार समझौते का हस्ताक्षर करता है और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा पूरी तरह से चालू हो जाता है और यूरेशिया के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों या व्यापार में $170 बिलियन तक पहुंच सकता है जो वर्तमान में $20 का रहा है। बाजार विस्तार जो है वह यूरेशियाई बाजारों में IT सेवाओं और डिजिटल समाधानों का निर्यात करना है। क्षेत्रीय सुरक्षा के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें आतंकवाद, उग्रवाद, मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए मध्य एशिया के साथ सहयोग करना क्षेत्रीय सुरक्षा और भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक कूटनीति जो कि भारत के यूरेशियाई देशों के साथ प्राचीन संबंध होने के कारण सॉफ्ट पावर उपयोग के लिए बौद्ध धर्म और योग के माध्यम से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का लाभ उठाना है। भारत के लिए उभरते यूरेशियाई परिदृश्य के लिए क्या चुनौती है इसमें आता है जैसे भौगोलिक संपर्क और बुनियादी ढांचा होना, पाकिस्तान कारक, चीनी से खतरा इसके अंतर्गत आता है। यूरेशियाई क्षेत्र में भारत के लिए अन्य अवसर जैसे कि यूरेशियन एनर्जी ग्रिड का निर्माण जैसे कि ग्रीन फील्ड पहल, गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरों को कम करना जैसे खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा, विशिष्ट प्रौद्योगिकियों को साझा करना जैसे क्वांटम टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष मिशन आदि, आर्कटिक क्षेत्र के सहयोग और अफगानिस्तान में शांति स्थापित करना संबंधी इसमें प्रयास शामिल होते हैं। अब आता है इसके अंतर्गत आपकी आगे की राय में देखा जाए तो जैसे आता है कनेक्टिविटी की बढ़ावा देना, यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को मजबूत करना, भारत की यूरेशियाई रणनीति के केंद्र में मध्यम एशिया और विविध नीतियों में संतुलन इसके अंतर्गत ही आगे की राय के संदर्भ में देखा जाता है। अब आता है भारत जापान संबंधों के बारे में कि भारत जापान संबंधों के प्रधानमंत्रियों ने इटली के अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और बिजनेस टू बिजनेस एवं लोगों के बीच सहयोग को और अधिक गहरा करने के तरीकों की चर्चा की और दोनों देशों में यह भी ध्यान दिया कि भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में 10वें वर्ष में प्रवेश किया हुआ है।
भारत जापान के द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को देखा जाए तो इसमें साझा सामरिक हित है, जो कि जापान की फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रणनीति और भारत की हिंद प्रशांत महासागरीय पहल दोनों ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के सैन्य एवं राजनीतिक हस्तक्षेप के संदर्भ में समान चिंताओं को साझा करती है। भारत जापान हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चीन के नियंत्रण को प्रतिसंतुलित करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल में शामिल होती है। रणनीतिक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए उदाहरण में कि भारत की एक्ट ईस्ट और जापान की गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना हेतु साझेदारी नीति के माध्यम से दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ना, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर का लक्ष्य पूर्वी एशिया दक्षिण एशिया को अफ्रीका के करीब लाना, इंडिया विजन 2025 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को केंद्रित करना और भारत के एक्ट ईस्ट नीति और जापान की FOIP नीति के लिए अभिसरण बिंदु के रूप में कार्य करता है। रक्षा संबंध में कि इसमें एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट भारत और जापान के सशस्त्र बलों के बीच घन सहयोग को बढ़ावा देता है, जैसे उदाहरण के लिए सैन्याभ्यास, थर्मे गार्जियन, सिन्यू, मैत्री, जिमेक्स आदि आता है। महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें वित्त वर्ष 2022-23 में दोनों देशों में 21.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। ऊर्जा सहयोग के उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो 2022 में भारत जापान स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी की घोषणा की गई और यह भागीदारी का उद्देश्य आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। दोष मुक्त बहुपक्षवाद के संदर्भ में बात की जाए तो दोनों देश संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद में सुधारों का समर्थन करते हैं, जिसमें क्वाड, G20, G7 जैसे कई वैश्विक समूहों का भी हिस्सा आता है और वे परमाणु अप्रसार और निःशस्त्रीकरण के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन में सहयोग के तौर पर देखा जाए तो उदाहरण के लिए इसरो और जाक्सा एक संयुक्त लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन का पर काम कर रहे हैं, इसके अंतर्गत आता है। अब जापान का भारत के लिए महत्व किस किस क्षेत्र में है, जैसे कि अवसंरचना विकास में, विदेशी निवेश में, भारत के विनिर्माण में परिवर्तन में, कौशल विकास जैसे उदाहरण के तौर पर जापान तकनीकी प्रशिक्षकों कार्यक्रम और विशिष्ट कुशल कार्यकर्ता पहल है। आधिकारिक विकास सहायता, जो कि जापान भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता है। भारत जापान के लिए महत्व में, जिसमें जनसांख्यिकी कि भारत जापान को उसकी घटती जनसंख्या के कारण उत्पन्न हुए कार्यबल की समस्या को दूर करने के लिए मानव संसाधन प्रदान करता है। निवेश के अवसर के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें ऑटोमोबाइल, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में निवेश के अवसर उपलब्ध कराता है। कच्चा माल के संदर्भ में इसमें लोहे एक्स में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तबाही से उभरने में जापान की मदद है। भारत जापानी सामानों के लिए एक बड़ा बाजार प्रस्तुत करता है। भारत जापान संबंधों की चुनौतियों में आता है, जैसे कि द्विपक्षीय व्यापार। भारत जापान के द्विपक्षीय व्यापार सीमित बना हुआ है, जिसमें भारत जितना निर्यात करता है उससे कहीं ज़्यादा आयात करता है। रणनीतिक भिन्नताएं कि चीन से निपटने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण है। भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की कार्रवाइयों को लेकर मुखर रहा है, लेकिन दक्षिण चीन सागर, ताइवान जल मरुमध्य आदि चीन की गतिविधियों को प्रत्यक्ष आलोचना से बचता रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध पर रुख में कि यह जापान रूस के खिलाफ प्रतिबंधों में शामिल हो गया है, जबकि भारत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। जापान संयुक्त राज्य अमेरिका के गठबंधन का हिस्सा है, जबकि भारत का नहीं है। भारत ने 2019 में हुए G20 सम्मेलन में जापान द्वारा सुझाए गए ओसाका ट्रैक का बहिष्कार किया था। ओसाका ट्रैक जो है वह डिजिटल व्यापार को लेकर बहुपक्षीय व्यापार पर केंद्रित था और इसके पीछे सीमा पार डेटा प्रवाह पर नियमों का मानकीकरण, डेटा स्थानीयकरण पर प्रतिबंधों को हटाना आदि होता है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी को देखा जाए तो यह एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर और अहमदाबाद मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना शामिल है, जिसमें दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम इसके अंतर्गत आते हैं। विशेष रूप से क्वाड जैसे विविध मंचों पर हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति सामंजस्यपूर्ण दृष्टि को अपनाना चाहिए, जिससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौ परिवहन की स्वतंत्रता और नियम आधारित व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है। आधुनिक जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, नैनो विज्ञान, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स जैसे नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करना चाहिए, इसके अंतर्गत आता है। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो दोनों देशों को स्वाभाविक साझेदारी का उपयोग करने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता को पहचानना चाहिए और साथ ही सकारात्मक विकास को लाभ और समृद्धि के प्रतीक में परिवर्तित करना चाहिए, जिसमें एशिया के विकास, समृद्धि, स्थिरता और घनिष्ठ एकीकरण भी शामिल हो। परमाणु हथियार शस्त्रागार के बारे में कि हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सिपरी ईयरबुक 2 रिपोर्ट 2024 जारी की है। इस रिपोर्ट में परमाणु हथियारों के विकास और तैनाती में चिंताजनक
वृद्धि पर प्रकाश डाला गया। रिपोर्ट के बिंदुओं पर नज़र डाली जाए तो इसे 2023 में भारत में परमाणु हथियारों की संख्या 164 से बढ़ाकर 172 हो गई है, जो कि एक मामूली वृद्धि है। इस तरह पहली बार भारत में के पास पाकिस्तान से अधिक परमाणु हथियार हो गए हैं और परमाणु प्रतिरोध पर निर्भरता और भी बढ़ गई है, क्योंकि परमाणु हथियार संपन्न 9 देशों ने अपने परमाणु शस्त्रागारों का आधुनिकीकरण जारी किए रखा है। साथ ही वे नई परमाणु सक्षम प्रणालियों का विस्तार कर रहे हैं। ये 9 देश हैं जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल आते हैं। विश्व में कुल 12,121 परमाणु हथियार हैं, जिनमें लगभग 90% हथियार संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के पास होते हैं और इनमें से लगभग 2,110 यानी कि कुल 2100 हाई अलर्ट पर आते हैं। और इसके अलावा रूस, अमेरिका और परमाणु हथियार के बारे में पारदर्शिता में गिरावट देखने को मिली हुई है। विश्व के कुल परमाणु हथियारों में लगभग 90% परमाणु हथियार केवल रूस और यूएसए के पास स्थित है। अब आता है संधि और अप्रसार प्रयास के बारे में कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के बारे में कि यह पृथ्वी पर सभी परमाणु विस्फोटक परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाती है। परमाणु हथियारों पर अप्रसार की यह संधि परमाणु अप्रसार, निःशस्त्रीकरण, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के माध्यम से परमाणु हथियार के प्रसार को सीमित करती है। इस भारत में सीटीबीटी, एनपीटी दोनों पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। परमाणु आतंकवाद के कृत्यों के दमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 2005 में यह कन्वेंशन परमाणु आतंकवाद के कृत्यों की योजना, धमकी और अंजाम देने की अपराध मानता है और भारत इस कन्वेंशन का एक हस्ताक्षर करता है। परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में इस सम्मेलन में सभी सहयोगों में सर्वसम्मति से अगले 4 वर्षों के लिए सभी संवेदनशील परमाणु सामग्री को सुरक्षित करने का लक्ष्य अपनाया गया और भारत एनएसएस में भाग लेता है। निःशस्त्रीकरण पर सम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय निःशस्त्रीकरण की सम्मेलन की स्थापना वर्ष 1989 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक बहुपक्षीय निःशस्त्रीकरण वार्ता मंच के रूप में की गई थी और भारत निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में एक नियमित तो सक्रिय सदस्य रहा है। परमाणु हथियारों को समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय विसमय अर्थात ICAN के बारे में, जो कि वस्तुतः गैर सरकारी संगठनों का एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है, जो कि लगभग 100 देशों के संयुक्त राष्ट्र हथियार निषेध संधि के कार्यान्वयन हेतु प्रयासरत है और इस ऐतिहासिक वैश्विक समझौते को 2017 में न्यूयॉर्क में अपनाया गया था और भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ICAN इसमें इन प्रयासों में 2017 में नोबेल शांति पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। अब आता है कि परमाणु शस्त्रागार की खरीद के लिए उत्तरदायी कारक जैसे कि सुरक्षा, घरेलू राजनीति और मानदंड इनमें अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। परमाणु हथियारों से उत्पन्न खतरे जैसे कि वैश्विक खतरे की धारणा में परमाणु जोखिम में वृद्धि होना, परमाणु धमकी होना, फिर इसमें यूक्रेन में परमाणु आपदा का जोखिम, साइबर परमाणु सुरक्षा खतरे, अंतरिक्ष परमाणु हथियार आते हैं। भारत की परमाणु खतरे से संबंधित धारणा में कि भारत के लिए चीन की बढ़ती हुई चिंता और इससे चीन अपने परमाणु शस्त्रागार और आधुनिकीकरण कर रहा है, साथ ही न्यूनतम प्रतिशत और पहले उपयोग नहीं की नीति से पीछे हट रहा है। पाकिस्तान के साथ एक व्यापक सुरक्षा सुविधा का होना, जो कि भारत चीन को रोकने के लिए स्वयं को हथियारों से लैस कर रहा है। वहीं पाकिस्तान भारत में एक नए परमाणु हथियारों को महसूस करता है और अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करता है। पाकिस्तान ने भारत में विशाल और बेहतर पारंपरिक सेनाओं का मुकाबला करने के लिए छोटे युद्ध क्षेत्र तथा सामरिक परमाणु हथियारों पर जोर देने का विकल्प चुना हुआ है और यह विकल्प जो है वह भारतीय सेना के कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का मुकाबला करने के लिए उपयोग किया जाता है। परमाणु आतंकवाद भारत के लिए एक निरंतर खतरा बना हुआ है, जिससे बिगड़ती हुई सुरक्षा व्यवस्था का लाभ उठाकर आतंकवादी समूह समर्थन देशों की सहायता में परमाणु सामग्री हासिल कर सकते हैं। परमाणु हथियारों की स्पर्धा को कम करने की आगे की राय को देखा जाए तो इसमें उठाए गए कदम जैसे कि तत्काल उठाए गए कदम जो है कोरियाई प्रायद्वीप में, संयुक्त राज्य अमेरिका या नाटो रूस में और दक्षिण एशिया में। कोरियाई प्रायद्वीप में परमाणु खतरे से बचने के लिए परमाणु हथियारों के पहले उपयोग नहीं करने की नीति अपनाना, रूस की न्यू स्टार्टअप संधि की शामिल होना, सीटीबीटी पर अभिपुष्टि करना, व्यापक स्तर पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय परमाणु परीक्षणों को स्थगित करने हेतु चर्चा करना। आगे की कार्यवाही में देखा जाए तो इसमें एक स्थायी शांति व्यवस्था स्थापित करना, प्लूटोनियम के उत्पादन पर रोक लगानी चाहिए, केंद्रीय रूप से संग्रहित सभी सामरिक परमाणु हथियारों को सत्यापित करने के लिए सहमति प्रकट करना, बहुपक्षीय निःशस्त्रीकरण वार्ता में शामिल होने पर सहमति जुटानी चाहिए, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है परमाणु हथियार प्रौद्योगिकियों के बारे में कि परमाणु हथियार एक विस्फोटक उपकरण है। इसमें परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन दोनों प्रक्रियाओं के संयोजन के परिणाम स्वरूप विस्फोटक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया।
विखंडन हथियार, संलयन हथियार। विखंडन हथियार में आमतौर पर परमाणु बम कहा जाता है और यूरेनियम 235 समस्थानिक इस हथियार के लिए प्राथमिक ईंधन का काम करता है। यूरेनियम 235 विखंडन न्यूट्रॉन के अवशोषण के रूप में परमाणु विखंडन हो जाता है, जिससे विस्फोट के लिए ऊर्जा और न्यूट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। ऊर्जा उत्पादन 1 टन विस्फोटक टीएनटी से 500 किलो टन टीएनटी तक होता है। संलयन हथियारों को न्यूक्लियर बम या अधिकांश हाइड्रोजन बम भी कहा जाता है। हाइड्रोजन बम जो है वह विखंडन अभिक्रिया हाइड्रोजन के संलयन को आरंभ करती है और इससे संभावित रूप से अधिक विखंडन होता है और ये अत्यधिक ऊर्जा निर्मुक्त करती है। ड्यूटेरियम और ट्रिटिनियम जो कि हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, इनका उपयोग संलयन प्रक्रिया के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन बम से मेगाटन तक टीएनटी निकलता है, जो परमाणु बमों से हजारों गुना अधिक शक्तिशाली होता है, तो इसके अंतर्गत आता है। टीएनटी जो है वह ट्राइनाइट्रोटाइलुइन होता है, जो कि हल्का पीला नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है। यह नाइट्रोसन प्रक्रिया द्वारा संश्लेषित होता है और टीएनटी का उपयोग विस्फोटक के रूप में तथा उद्योगों या खनन में किया जाता है और इसका उपयोग तेल और गैस निष्कर्षण में किया गया है, इसके अंतर्गत आता है। अब नाभिकीय विखंडन बम की ये प्रक्रिया बताई गई है कि इसमें ड्यूटेरियम हीलियम का ये संलयन, जिसमें ट्रिटिनियम और न्यूट्रॉन के कण होते हैं, जो कि ऊर्जा इससे निकलती है वह डेरोटॉट्स यूरेनियम 235 और परंपरागत विस्फोट के रूप में होती है और यह प्रक्रिया आगे चलकर परंपरागत विस्फोट डेटोनेटर्स, पोलोनियम, बेरिलियम इनिशिएटर, प्लूटोनियम 239 के अंतर्गत इसमें इस तरीके की ये देखने को मिलती है। नाभिकीय संलयन बम की ये प्रक्रिया को दिखाया गया है कि इसमें आपका बूस्टेज फिजन प्राइमरी रासायनिक विस्फोट भारी धातु आवरण विखंडन इंजन है। फिर ईंधन है जो कि फिजन सेकेंडरी फिजेबल स्पार्क प्लग यूरेनियम टेम्पर फिजल फ्यूल है। रासायनिक विस्फोट से विखंडनीय ईंधन का संपीड़न होता है, इससे संलयन शुरू होता है और इसके बाद इसमें जो एक्सरे की प्रक्रिया होती है इसी में, और यह बूस्टेड फिजन प्राइमरी से उत्पन्न एक्सरे धातु आवरण द्वारा पॉलीस्टाइरीन फोम की ओर परावर्तित करती है और फोम जो अपना प्लाज्मा में परिवर्तित हो जाती है वह द्वितीयक संपीड़न को उत्प्रेरित करता है तथा यह फिजनेबल स्पार्क प्लग को प्रज्वलित करता है और संलयन ईंधन को यह प्रज्वलित करता है, तो इस तरीके से आता है। न्यूट्रॉन बम जो है वह थर्मोन्यूक्लियर हथियार है और न्यूट्रॉन बम से होने वाला विस्फोट अपेक्षाकृत छोटा होता है, इसके अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर अब इसके संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ आपका इससे रिलेटेड जो मेन टॉपिक थे वो फिनिश हो गए। सुर्खियों में आता है भारत इटली रणनीतिक साझेदारी, कि इसमें भारत और इटली में G7 शिखर सम्मेलनों के दौरान द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी पर हुई प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही भारत मध्य पूर्व, यूरोप, आर्थिक गलियारा सहित वैश्विक और बहुपक्षीय पहलों के सहयोग को मजबूत करने में सहमति व्यक्त की गई है। इसमें राजनीतिक पहलू की बात की जाए जो कि भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय साझेदारी से जुड़े पहलू के बारे में बात करता है। यह दोनों देशों के बीच 1947 में राजनीतिक संबंध स्थापित हुए थे। इस संबंध में 2023 में रणनीतिक साझेदारी के रूप में अपग्रेड कर दिया गया था। 2020 में एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन में 2020 और 2025 में योजना को अपनाया गया था और यह कार्य योजना के अंतर्गत दोनों देशों के बीच साझेदारी बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडा तय किया गया था। आर्थिक पहलू जो थे वह यूरोपीय संघ में इटली भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसमें 3 सबसे बड़े साझेदार जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड आते हैं। भारत इटली संयुक्त आर्थिक सहयोग 1976 में अस्तित्व में और दोनों देशों में 2023 में प्रवासन और आवाजाही साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसका उद्देश्य सुरक्षित और वैध प्रवासन को बढ़ावा देना होता है। प्रौद्योगिकी आधारित पहलू में देखा जाए तो दोनों देशों ने नवंबर 2003 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत दोनों देश अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों पर मिलकर कार्य करते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक, जैव प्रौद्योगिकी और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में संयुक्त अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए 2025 से 27 के बीच सहयोग का नया कार्यक्रम अपनाया गया है। रक्षा एवं सुरक्षा में 2023 में इटली इंडो पैसिफिक एवसन इनिशिएटिव के 7 स्तंभों में एक यानी विश्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अकादमी सहयोग संबंध इसमें स्थापित हो गए हैं। अब आता है इसके अंतर्गत आपके इंडेक्स एक्स पहल का 1 वर्ष पूरा हुआ है। इनके संदर्भ में इंडिया यूएस इंडेक्स एक्सेलरेशन इकोसिस्टम यानी कि इंडेक्स एक्स को जून 2023 में इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के पहल के तहत शुरू किया गया। इंडेक्स एक्स पहल अमेरिकी और भारतीय रक्षा कंपनियों, इनक्यूबेटर्स एंड एक्सीलेटर निवेशकों, विश्वविद्यालयों के बीच साझेदारी को बढ़ाने में मदद करता है। इंडेक्स एक्स की उपलब्धियां हैं जिसमें खुफिया निगरानी, टोही और सेमीकंडक्टर्स जैसी अलग अलग
रक्षा डोमेन में दोनों देशों की रक्षा कंपनियों के बीच वाणिज्यिक सहयोग को बढ़ाया जाता है। दोनों देशों के बीच नवाचार की संयुक्त वित्त पोषण के तौर तरीके खोजने में मदद की है। इंडस एक्स गुरुकुल अमेरिकी और भारतीय रक्षा स्टार्टअप के लिए एक एजुकेशन सीरीज है। इस सीरीज में दोनों देशों के स्टार्टअप को सरकारी अधिकारियों और उद्योग जगत के लोगों के संवाद करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उद्योग जगत शिक्षा जगत के बीच संपर्क को बढ़ावा देता है और इस पहल में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और लाइसेंसिंग पर उत्कृष्ट कार्य पद्धतियों को आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही नई रक्षा प्रौद्योगिकियों डोमेन में अनुसंधान को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की रक्षा संबंधों के महत्व के बारे में देखा जाए तो यह संबंध स्वतंत्र, खुला और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के दोनों देशों के रणनीतिक सहयोग के अनुरूप है। यह अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और क्षमताओं के विकास के साथ साथ रक्षा औद्योगिक विकास हेतु महत्वपूर्ण है और दोनों देशों के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग चीन के बढ़ते प्रभाव से उत्पन्न सामरिक चुनौतियों से निपटने में सहायक होता है। रक्षा क्षेत्र के नए डोमेन का विकास जैसे कि स्पेस फोर्स, रक्षा में एआई का उपयोग, समुद्री क्षेत्र जागरूकता आदि आता है। भारत सहयोग रक्षा राज्य अमेरिका भारत संयुक्त राज्य अमेरिका रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग, जो कि 2016 में अमेरिका ने भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार का दर्जा दिया था। दोनों देशों में निम्नलिखित रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 2016 में आपका लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, फिर आता है 2018 में कम्युनिकेशंस कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, 2019 में औद्योगिक सुरक्षा समझौता, 2020 में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट आता है। इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसमें कई क्षेत्रों के प्रौद्योगिकी के स्तर पर व्यापक सहयोग बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था और इसमें वाणिज्यिक के साथ साथ रक्षा प्रौद्योगिकियों को भी शामिल किया गया। रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए अमेरिका भारत रोड मैप का लक्ष्य परस्पर हित के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी सहयोग और संयुक्त उत्पादन बढ़ाने में तेजी लाना होता है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के बारे में, जो कि एक तरीके से मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया गया। इस बैठक में IPEF सदस्यों में कुछ विशिष्ट समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और ये समझौते 21वीं सदी की चुनौतियों का समाधान करने और हिंद प्रशांत में आर्थिक संलग्नता को मजबूत करने की दृष्टि से अपने तरह का पहले समझौता होता है। मंत्री स्तरीय बैठक में मुख्य परिणामों पर नजर डाली जाए तो यह IPEF क्लीन इकोनॉमी एग्रीमेंट, यह समझौता ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने, जलवायु परिवर्तन के प्रतिरोधशीलता और एवं अनुकूलन, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आदि की दिशा में IPEF भागीदारों के प्रयासों में तेजी लाएगा। IPEF फेयर इकोनॉमी एग्रीमेंट है और यह समझौता सदस्य देशों से अधिक पारदर्शी और पूर्वानुमानित कारोबारी परिवेश का निर्माण करेगा। कॉरपोरेटिव वर्क प्रोग्राम, जो कि बैठक में निम्नलिखित में 3 नए कॉरपोरेटिव का वर्क प्रोग्राम की घोषणा की गई है, जिसमें एमिशंस इंटेंसिटी अकाउंटिंग, ई वेस्ट, अर्बन माइनिंग और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स आते हैं। IPEF कैटेलिटिक कैपिटल फंड की औपचारिक शुरुआत, जिसके जरिए क्लीन इकोनॉमी से संबंधित अलग अलग गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं के विस्तार का समर्थन किया जाएगा, इसके अंतर्गत आता है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमी फ्रेमवर्क के बारे में कि इसका प्रारंभ 2022 में टोक्यो में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सहित 14 देशों द्वारा हुआ। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि, शांति और समृद्धि के आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ साझेदार देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव को मजबूत करना है। इसके 4 स्तंभ हैं, जिसमें व्यापार में स्तंभ फर्स्ट, आपूर्ति श्रृंखला स्तंभ सेकंड, क्लीन इकोनॉमी स्तंभ थर्ड और फेयर इकोनॉमी स्तंभ 4 आता है। भारत IPEF के 3 स्तंभों में तो शामिल हो गया है, लेकिन व्यापार यानी कि पहले स्तंभ से बाहर है और इसमें भारत को पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कोलंबो प्रोसेस के बारे में। कोलंबो प्रोसेस जो है, इसकी स्थापना पहली बार भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाली है। कोलंबो प्रोसेस एक परामर्श प्रोसेस या फोरम है। यह प्रोसेस विदेशों से रोजगार और संविदा श्रम के प्रबंधन पर परामर्श के लिए मंच प्रदान करता है और एशिया के इसमें 12 देश इसके सदस्य देश हैं। इसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका शामिल है और भारत इस प्रोसेस का संस्थापक सदस्य है। इसके विषयगत प्राथमिकता वाले क्षेत्र में कौशल और योग्यता मान्यता प्रक्रियाएं रोजगार में भर्ती के लिए नैतिक अभ्यासों को बढ़ावा देती हैं और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन कोलंबो प्रोसेस को तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान करती है। तो इस तरीके से आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आपका ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड टॉपिक को कवर किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन करें, जहां पर आपको इसकी PDF मिलेगी। अभी इस PDF में आपका अंडरलाइन नहीं किया गया,
आपका कुछ टाइम बाद अंडरलाइन करके ये PDF आपको दे दी जाएगी, ताकि आपको इम्पोर्टेंट और कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है कौन सी नहीं है उसका भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये अभी आपको इस तरीके से पढ़ा दिया जा रहा है, लेकिन इसको जैसे कि आपका ये है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रकों में उधार संबंधी मानदंड के बारे में, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो इन सभी को आपको अंडरलाइन करके दे दिया जाएगा। लेकिन अभी कुछ टाइम बाद दिया जाएगा, तो आपका एटलीस्ट 5-6 दिन में आपका ये अंडरलाइन करके आपको ये मैगजीन अपलोड कर दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा पर, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।